नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना आज की कक्षा बी पार्ट फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है राजनीतिक दलों का वर्गीकरण। हम एलन बाल द्वारा जो राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। एलन बाल ने राजनीतिक दलों के बहुत से प्रकार बताए हैं। पहला बताया है अस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियाँ। उनके अनुसार अस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियों में दलीय विचारधारा पर कम बल दिया जाता है और अधिक्रमिक संरचना का अभाव और मतों को जीतने पर बल दिया जाता है। अमेरिका और आयरलैंड की दलीय पद्धतियों को अस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियाँ कहा जा सकता है, क्योंकि जो अस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियाँ हैं उसमें विचारधारा का महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता और अधिक्रमिक संरचना का अभाव पाया जाता है और इसका उद्देश्य केवल मतों को जीतने का ही होता है और सरकार बनाने का ही होता है। अमेरिका और आयरलैंड में इस प्रकार की अस्पष्ट द्विदलीय पद्धति पाई जाती है। दूसरा है सुस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियाँ। सुस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियों में दल अधिक केंद्रित होते हैं और इस पद्धति के अंतर्गत चुनावी लड़ाई में विचारधारा की टक्कर होती है। राजनीति को कुछ अधिक सरस बना देती है विचारधारा की यह जो टक्कर होती है। और ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में सुस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियाँ पाई जाती हैं। तो हमने देखा कि जो सुस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियाँ हैं उसमें विचारधारा का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमने अस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियों के अंतर्गत देखा था कि विचारधारा का महत्व इसके अंतर्गत कम होता है। कार्यवाहक बहुदलीय पद्धतियाँ, ये पद्धतियाँ जो दो या दो से अधिक दल वाली होते हुए भी स्पष्ट द्विदलीय पद्धतियों के समान आचरण करती है, खासतौर से सरकार की स्थिरता के संबंध में। एग्जाम्पल स्वीडन व नॉर्वे में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं और ये यहाँ पर बहुत सारे दल होते हैं, किंतु जो दो दल होते हैं वो मुख्य रूप से सत्ता में होते हैं और द्विदलीय पद्धतियों के समान ही ये आचरण करते हैं। सरकार की स्थिरता के संबंध में ये इनका आचरण उसी प्रकार से होता है जैसे कि द्विदलीय पद्धतियों के अंतर्गत होता है। अस्थिर बहुदलीय पद्धतियाँ, सरकार की स्थिरता का अभाव इसके अंतर्गत पाया जाता है। ऐसी पद्धतियों वाले राज्यों में सरकारें अधिकतर केंद्र की पार्टियों के साथ साझेदारी से बनती हैं, जिनका विरोध दक्षिण व वाम पार्टियां करती हैं। इटली में इस प्रकार की अस्थिर बहुदलीय पद्धतियां पाई जाती हैं। इटली की संसद में कम से कम 8 पार्टीज़ का प्रतिनिधित्व रहता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज तक कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आ सकी है। अस्थिर दलीय पद्धति वाले राज्यों में सरकार का पतन जल्दी जल्दी होता रहता है, लेकिन एक बार के पतन के बाद थोड़े समय में ही दूसरी सरकार बन जाती है। पांचवा है प्रभावी दल पद्धतियाँ। इसके अंतर्गत दल प्रतियोगिता चलने दी जाती है, लेकिन एक ऐसे दल का उदय होता है जो सब दलों पर छा जाता है। इंडिया के रूप में भी हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में स्वतंत्रता के बाद जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंतर्गत कांग्रेस जो पार्टी है उसका प्रभुत्व स्थापित लंबे समय तक रहा। एक दलीय पद्धतियों में मिस्र और तंजानिया के देशों का उदाहरण हम दे सकते हैं और एक ही दल यहाँ पर एक तरह से शासन में होता है। शेख मुजीब के समय बांग्लादेश तथा वर्तमान में वर्मा की एक दलीय पद्धतियों के प्रवर्ग में रखे जाते हैं। इन पद्धतियों का पूर्णतः अभाव नहीं होता, दल में ही गुट चुनावी खींचतान करने की कुछ छूट रखते हैं। सर्वाधिकार दलीय पद्धतियाँ, इन पद्धतियों में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सक्रियता के सब पहलुओं पर दल का
अत्यधिक नियंत्रण रहता है, इसमें प्रभावी विचारधारा पर बल दिया जाता है। एग्जाम्पल चाइना एंड कम्युनिस्ट पार्टी। ये एक तरह से सर्वाधिकारवादी दलीय पद्धतियों की एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंडिया एक प्रभुत्वशाली दलीय व्यवस्था के रूप में था। रजनी कोठारी के विचारक हैं, उन्होंने इस प्रकार के विचार व्यक्त किए। रजनी कोठारी के अनुसार भारतीय राजनीति ने एक दल की प्रधानता वाली स्थिति से निकलकर उस स्थिति में प्रवेश कर लिया है जिसमें विभिन्न दलों में प्रधानता प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई है। तो रजनी कोठारी के विचारों से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में जो भारत में है एक दलीय प्रणाली, जो एक ही दल का प्रभुत्व था यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था में, से अब परिस्थितियाँ अलग हो गई हैं और बहुत से दलों का प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित होने लगा है। अब हम इस प्रणाली के मूल्यांकन के बारे में चर्चा करेंगे। अलेक्जेंडर पोप ने कहा, कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन है। लावेल के अनुसार एक मान्यता प्राप्त विरोधी दल की स्थायी उपस्थिति से निरंकुशता के मार्ग में बाधा पड़ती है। लास्की, राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा करने में सबसे बड़े साधन हैं। बर्क, राष्ट्रीय हित की वृद्धि के संगठित राजनीतिक समुदाय कहा है। अर्थात पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या लाभ है और क्या नुकसान है, ये कुछ विचारकों ने अपने अपने इसके अंतर्गत व्यूज़ दिए हैं, जिसमें अलेक्जेंडर पोप का मानना है कि कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन है। लावेल कहते हैं कि एक मान्यता प्राप्त विरोधी दल की स्थायी उपस्थिति से निरंकुशता के मार्ग में बाधा पड़ती है। ये लास्की कहते हैं राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। बर्क कहते हैं कि राष्ट्रीय हित की वृद्धि के संगठित राजनीतिक समुदाय है। ह्यूबर एक विचारक हैं, वो कहते हैं प्रजातांत्रिक यंत्र के चलन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य हैं। और लिकॉक कहते हैं कि राजनीतिक दल उस व्यक्तिगत विचार तथा कार्य संबंधी स्वतंत्रता का अंत कर देते हैं जिसे लोकतंत्रात्मक शासन का आधारभूत सिद्धांत समझा जाता है। गिलक्राइस्ट कहते हैं राजनीतिक दल अपने विचारों की सत्यता व दूसरों के विचारों की असत्यता के प्रति जनता का ध्यान आकृष्ट करने की सदा ही चेष्टा करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं उनके संबंध में कुछ विचारकों ने नकारात्मक विचार दिए हैं, कुछ विचारकों ने सकारात्मक विचार दिए हैं, लेकिन यह हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में जो शासन प्रणालियां हैं उनके संचालन के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ज़रूरी है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।